अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बहुत डिमांडिंग एंड मोस्ट अवेटिंग वीडियो है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स और क्वेश्चन के बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को एजुकेटर्स जॉब्स 2022 के लिहाज से कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आप लोगों को पेपर पैटर्न से लेकर सिलेबस, एज लिमिट, कौन कौन सी डिग्री वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या है, या फिर जो है बाकी तमाम चीज़ें जिसमें इसके बीएड रिक्वायर है या नहीं है, या उसका क्या स्टेटस है, या फिर जो है वो ये जॉब्स जो हैं एनटीएस के थ्रू होने जा रही हैं या फिर पीपीएससी के, जो कि आजकल जो है मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है हर कहीं, और लोग बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इस हवाले से जो है इस वीडियो में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी आप सबके लिए। बस आपने जो है इसको एंड तक देखना है। इसमें जो है एजुकेटर्स की जॉब जो कि होपफुली जल्द ही अनाउंस हो जाएंगी। अभी तक ऑफिशियली कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आई इनकी 2022 में। बस एक स्टेटमेंट आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इसको अनाउंस करने जा रहे हैं। तो जैसे ही बाकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी या बाकी डिटेल्स, नई पॉलिसी उनकी आ जाएगी, वो भी आपसे शेयर की जाएगी। अब जो है हम कुछ रियलिटी बेस पे बातें कुछ करते हैं, कुछ जो है इसके कन्फ्यूजन जो आप लोगों के माइंड में ऑब्वियसली हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है ये 3 तरह की मेनली जॉब्स हैं, स्कूल एजुकेटर जॉब्स। इसमें एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स जो कि 14 स्केल्स की हैं, BS14। इसके अलावा सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स जो कि BS15 स्केल्स की हैं। इसी तरह सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स जो कि 16 स्केल्स की हैं। अब इन जॉब्स की जो है एज लिमिट क्या है, कौन कौन सा सिलेबस है इसके लिए, कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि आप लोगों ने जहाँ से प्रिपेयर करना है इनको, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। आज इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा कि ये जॉब्स जो हैं एनटीएस के थ्रू आ रही हैं या फिर जो है वो पीपीएससी के थ्रू आ रही हैं। इसको भी जो है वो डिटेल के साथ देखते हैं। इसके बाद इसका जो है वो सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको बताया जाएगा कि आप लोगों ने ये कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है और कौन कौन सी चीज़ें जो है आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक्चुअली प्रॉपरली गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं की जाती, एक डायरेक्शन नहीं दी जाती। इस वजह से जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स एक तो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और दूसरा वो प्रॉपरली अपनी प्रेपरेशन नहीं कर पाते। आजकल के इस फास्ट दौर में बहुत से लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं, उसको जो है वो प्रॉपरली गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है सोशल मीडिया के थ्रू। तो इसलिए जो है आप लोगों ने बस एक अपनी डायरेक्शन में रहना है, अपनी लाइन पे रहना है, फजूल बातों पे तवज्जो नहीं देनी और पॉजिटिव होकर जो है अपनी प्रेपरेशन करनी है। इसके अलावा जो है एज लिमिट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, पेपर पैटर्न के बारे में, इसकी क्वालिफ़िकेशन, कितनी क्वालिफ़िकेशन वाले किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और कौन से नहीं हैं, और जो है एंड पे बीएड के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा एजुकेटर की जॉब के हवाले से। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक पीपीएससी की तरफ से 2020 में नोटिफिकेशन आया था, लेटर था, ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिसकी बेस पे होप्स हो कि आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जॉब्स पीपीएससी के थ्रू आने वाली हैं या फिर जो है एनटीएस के थ्रू आने वाली हैं। इसी तरह 2020 में जब ये एजुकेटर्स की जॉब्स का एक शोशा था कि आने वाली हैं, उसी दौरान जो है बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि एनटीएस के थ्रू आ रही हैं या किसी और जो है वो एजेंसी के थ्रू आ रही हैं, टेस्टिंग सर्विस के थ्रू। लेकिन पीपीएससी ने उस वक्त अपना ये नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें ये डिटेल क्लियरली मेंशन है कि उस वक्त तक कोई भी और टेस्टिंग सर्विस जो है उसके पास इसकी अथॉरिटी नहीं है कि इसको वो जो है वो रिक्रूटमेंट को एडवर्टाइज़ कर सके, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने पीपीएससी को ही कहा था। और उसके बाद से लेकर अब तक कोई भी और ऐसी स्टेटमेंट ना ही गवर्नमेंट की तरफ से आई है, ना ही किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की तरफ से आई है, ना ही किसी टेस्टिंग सर्विस की तरफ से आई है कि वो जो है एजुकेटर्स की जॉब्स को रिक्रूट करेंगे या उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे या वो अपने सिस्टम के थ्रू इसका टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। तो अभी तक जो है इसके बारे में यही है कि ये पीपीएससी के थ्रू ही होंगी। तो आप लोगों ने इस तरह की जो बातें हैं, दूसरी बात एक ये है कि एनटीएस के थ्रू हों या पीपीएससी के थ्रू हों, आप लोगों को इससे कोई कंसर्न नहीं है। आप लोगों का मकसद है तैयारी करना। आप पॉजिटिव होकर अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, जिसका आपको फ़ायदा होना है। फिर चाहे पीपीएससी के थ्रू हों या जो कि एनटीएस के थ्रू हों जिसके चांसेस कम हैं, फिर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा। ये है कि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, एनटीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन पीपीएससी में जो नेगेटिव मार्किंग होती है
वो सब के लिए इक्वली होनी है, कोई आपके लिए अलग से नहीं होनी वो नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए जो है आप लोगों को इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी। जो भी स्टैंडर्ड हुआ सब लोगों के लिए सेम होना है, सब लोगों ने उसी पे आके फ़ाइट करना है, एक ही मैदान में फ़ाइट करना है, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज होने हैं। तो ये जो है आपका मैटर नहीं है, और इस तरह की फ़जूल बातों में पढ़ना भी आपका मैटर नहीं है। बस आप एक काम करना है, आपने अपनी तैयारी पे फ़ोकस करना है। दूसरा जो है, अगर कोई पॉलिसी चेंज हुई इसकी, क्योंकि अभी तक ना ही पीपीएससी की तरफ से कोई 2022 में ऐसी पॉलिसी आई है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो है एडवर्टाइजमेंट करेंगे या बताएंगे कि हम इस पॉलिसी के थ्रू जो है वो टेस्ट लेंगे, इसमें ये चीज़ें होंगी, ये नहीं होंगी। हम जो है प्रीवियस पॉलिसी पे बात करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे। प्रेपरेशन जब आपने स्टार्ट कर देनी है, पॉलिसी जो भी आ जाए आपकी तैयारी होनी है, आपको उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा जो है आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करें। उसमें बेसिक चीज़ें जो हैं उसको तो वो नहीं निकाल सकते, वो तो होनी ही होनी है। तो लिहाजा जो है उसी को लेकर आप उसी को सामने रखते हुए उसकी प्रेपरेशन करें। बात करते हैं एजुकेटर जॉब्स की क्वालिफ़िकेशन, सिलेबस, उनका पेपर पैटर्न और एज लिमिट के बारे में। अब ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन है, ये लास्ट टाइम जो पीपीएससी ने एजुकेटर्स की जॉब्स की रिक्रूटमेंट की थी, ये वहाँ पे जो डिटेल्स मेंशन थी, वहाँ पे उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी या हर एक सिलेबस को स्पेसिफाई किया हुआ था, उसको हमने सामने रखा हुआ है। इसी को डिस्कस करेंगे। अगर तो पॉलिसी यही रही फिर सारा कुछ सेम होगा। अगर कुछ चेंज हुआ, ज़्यादा अगर चेंज हुआ भी सही, तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, क्योंकि 2022 में अभी नई पॉलिसी नहीं आई इनकी, या एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं आई। जब एडवर्टाइजमेंट आएगी उसमें सारा कुछ मेंशन होगा कि आप लोग जो है इसमें कौन कौन सी डिग्री वाले एलिजिबल हैं, इसका जो है वो सिलेबस क्या है, यही है, या उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो चांसेस हैं कि यही होगा। तो हमने जो है वो प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, इसी को मद्देनज़र रख के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब प्रेपरेशन हो जाएगी हमारी, फिर पैटर्न जो भी हो, प्रेपरेशन वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, बस आपको पैटर्न का पता चल जाएगा कि ये है। तो अब हम एक को डिस्कस करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं ये ESE BS 14 एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स, इसके बाद सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर BS 15 और सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स आर्ट्स एंड साइंस BS 16। इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम मास्टर डिग्री, BS ऑनर या 16 ईयर एजुकेशन। अब इनमें जो है एटलीस्ट आपके पास सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न नहीं भी है तो सेकंड डिवीज़न है तो कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड डिवीज़न से कम अगर थर्ड डिवीज़न है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो थर्ड डिवीज़न वाले हजरात अभी जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना जो है वो अरेंजमेंट कर लें कि वो इसके लिए इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है। सेकंड डिवीज़न मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब इसमें जो है जो सब्जेक्ट्स मेंशन है इन पोस्ट के लिए ESE 14, SC/SC 15 एंड SSE 16 के लिए, उनमें है उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और इनसे रेलिवेंट ब्रांचेस, जो कि HEC ने जिनकी इक्विवेलेंस जारी की हुई है। अब बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें डायरेक्ट डिग्री इशू नहीं होती, लेकिन उससे रेलिवेंट वो फील्ड होती हैं, इसलिए जो है उनका इक्विवेलेंस लेना पड़ता है HEC से। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर बंदा ज़ूलॉजी या बायोलॉजी का है, कोई साथ में वो डिग्री उन्हीं की किसी सब फील्ड में कर लेता है, बायोटेक्नोलॉजी में कर लेता है, बायोकेमिस्ट्री में कर लेता है, या फिर जो है इसी तरह जेनेटिक्स में कर लेता है, अगर तो वो ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ जो है उसका आपको एक इक्विवेलेंस बनाना पड़ता है HEC की तरफ से। इसी तरह ये डिग्रीज़ और इनसे रेलिवेंट जो डिग्रीज़ हैं उनका भी जो है इक्विवेलेंस HEC की तरफ से बनवाना पड़ेगा, तब जाके इस डिग्री के लिए एलिजिबल होंगे। और ये डिग्रीज़ आपको HEC की तरफ से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इशू होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है आप एलिजिबल नहीं हैं। बाकी बात है इसमें B.Ed की, M.Ed की। B.Ed M.Ed ये सारी जो हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन हैं, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपके पास ये हैं तो वेल एंड गुड। इसके फ़ाइनल मेरिट में कुछ ना कुछ मार्क्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, compete कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं फिर आपको टाइम दिया जाता है, 2 से 3 साल के अंदर आपने जो है वो अपना B.Ed करके, चाहे वो आप ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से करें या जैसे भी प्राइवेट करें, आपने वो डिग्री जमा करवानी होती है। फिर बाद में खैर वो हो जाता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है।
लेकिन अगर आपके पास अब नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये इसकी क्वालिफ़िकेशन थी और डिग्रीज़ थी जो जो जिन डिग्री वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इसके जो है वो सिलेबस के बारे में। अब ये चूँकि सारी आर्ट्स की हैं, ESC 14, SC/SC 15 एंड SSC 16, तो इसमें जो है तमाम वन पेपर होगा। कंप्लीट सिलेबस जो है इसका वन पेपर से मुराद इसमें जो है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट से रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज से रेलिवेंट होंगे, पाक स्टडी से रेलिवेंट होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, इस्लामिक स्टडीज़ होगी, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। ये बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट्स हैं और जनरल क्वेश्चन होंगे, इनमें बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आप लोगों ने जो इसकी तैयारी के लिए एक तो इम्तियाज़ अली शाहिद की बुक का लेटेस्ट एडिशन जो है वहाँ से कुछ पास्ट पेपर देख लेने हैं। उन पास्ट पेपर में जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन से रेलिवेंट आप लोगों ने टॉपिक्स इंटरनेट से सर्च करने हैं और उनको डिटेल से पढ़ लेना है। इसी तरह जो है आपका ये कंप्लीट वन पेपर की प्रेपरेशन हो जाएगी अगर आप लोग आर्ट्स के एजुकेटर्स हैं। तो ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे। इससे ऊपर जो है ये आप देख सकते हैं ESC BS 14 एंड SC/SC BS 15, SSE BS 16, ये तमाम साइंस के एजुकेटर्स हैं। इनका सिलेबस और पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स। तो इसमें जो है आप लोगों ने क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसमें क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से डिग्रीज़ जो हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आपकी मास्टर BS ऑनर में सेकंड डिवीज़न यानी कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए, उसमें सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। किन किन सब्जेक्ट्स में? फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या इनसे रेलिवेंट ब्रांचेज़, जो कि उनका इक्विवेलेंस फिर HEC से बनवाना पड़ेगा, जो कि बन जाता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। इसी तरह जो है ये डिग्रीज़ आपने उन यूनिवर्सिटी से की हों जो कि HEC रिकॉग्नाइज़ हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इसका जो है टेस्ट पैटर्न या सिलेबस उसको देखें तो इसमें 50% आपसे सब्जेक्ट से रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशन से रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे और 50% जो हैं वो जनरल नॉलेज से होंगे। 50% जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हुआ है उससे रेलिवेंट होंगे, क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट से रेलिवेंट भी। इसी तरह बाकी 50% जो हैं वो जनरल क्वेश्चंस होंगे, वन पेपर MCQs, जो कि मैंने पहले भी आर्ट्स से के बारे में बताया है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? इसमें पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। ये जो हैं 8 to 9 सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट्स में से 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में, जो कि 50% कंसीडर किया गया था अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, अगर यही पॉलिसी रही तो इसलिए आपको इस पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। सब्जेक्ट के साथ साथ इन चीज़ों की भी तैयारी करनी है। आप लोग जो है वो किसी भी जनरल नॉलेज की बुक से इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं या फिर जो है इस तरह के रेलिवेंट मटेरियल इंटरनेट से फाइंड आउट करके इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए बुक्स अवेलेबल हैं, कारवान की है, इम्तियाज़ अली शाहिद की है, जो कि जनरल नॉलेज से रेलिवेंट है। बाकी जो है आप लोगों के सब्जेक्ट से रेलिवेंट वो आप लोगों ने एक तो जनरल साइंस करनी है 6, 7 और 8 क्लास की। इसी तरह आपका जो सब्जेक्ट है उसमें मैट्रिक और FSC, ये 2 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इससे ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट इसका टेस्ट नहीं होगा। तो ये साइंस और आर्ट्स से रेलिवेंट जो है हमने सिलेबस को डिस्कस किया। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का भी यही है, 80% जो है वो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है, और 20% जो है इसमें जनरल नॉलेज होंगे। इसका थोड़ा सा चेंज है बाकी की निस्बत। बाकियों में जो है 50-50 है, कंप्यूटर साइंस केस में 80 to 20% है। बाकी तमाम सेम मेथड है। उसमें ये जो है डिग्री के लिए एलिजिबल जो लोग हैं वो इधर देख सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि 100 MCQs होंगे हर एक टेस्ट के लिए, और इसके लिए टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 90 मिनट्स होंगे एक टेस्ट के लिए, यानी कि 1.5 आवर आपको टाइम दिया जाएगा एक टेस्ट के लिए। तो इसके बाद जो है इसमें SC/SC अरेबिक के जो हैं उसकी भी सेम क्वालिफ़िकेशन है। 80% क्वेश्चन जो हैं आपके वो आपकी क्वालिफ़िकेशन से रेलिवेंट होंगे और 20% जो हैं वो आपके जनरल नॉलेज से रेलिवेंट होंगे। अब इसके लिए जो जो डिग्री वाले एलिजिबल हैं वो इसमें जो है अपनी इक्विवेलेंस देख सकते हैं। इन डिग्री वाले जो हैं वो स्टूडेंट्स इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह BS 15 की एक और पोस्ट होती है SC/SC में, PT PET जिसे PT टीचर कहते हैं,
तो उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो भी 80% उनके सब्जेक्ट से रेलिवेंट है, 20% जो है वो जनरल नॉलेज के लिए है। और इसके लिए जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनमें स्पोर्ट्स साइंस, फ़िज़िकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनकी डिग्री, उनका मास्टर होना ज़रूरी है। सेकंड डिवीज़न जो है मिनिमम रिक्वायर है। इस तरह फिर डीएम जो है ड्राइंग मास्टर, उनके लिए जो है एलिजिबिलिटी फ़ाइन आर्ट्स में आपकी डिग्री होना ज़रूरी है, 16 ईयर्स एजुकेशन सेकंड डिवीज़न के साथ। और इसी तरह बाकी क्राइटेरिया इसका सेम है, ये आप लोगों को दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 80% जो है इसकी क्वालिफ़िकेशन और 20% इसका भी जनरल नॉलेज का पोर्शन। इसी तरह अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि कितनी एज वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो मेल्स और फीमेल दोनों की अलग अलग एज लिमिट्स हैं। 20 to 30 ईयर्स मेल्स के लिए है, इसके अलावा 5 ईयर्स उन्हें फर्दर दी गई है एज एक्सटेंशन। तो टोटल 35 ईयर्स तक कैंडिडेट्स जो हैं इस जॉब के लिए मेल्स एलिजिबल हैं। इसी तरह फ़ीमेल्स की 20 to 30 ईयर्स है, लेकिन इन्हें 8 ईयर्स जो हैं वो एक्सटेंशन दी जाती है। तो 38 ईयर्स जो हैं फ़ीमेल्स खातून उसके लिए जो है वो एलिजिबल है एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए। तो ये जो थी एज लिमिट थी, इतनी एज वाले कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल हैं। बाद जो है मोस्ट वेटेड क्वेश्चन कि बीएड जो है वो उसका क्या स्टेटस है। जैसे कि पहले भी मैंने शायद बताया है कि बीएड ना भी हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है बाद में, लेकिन बीएड की डिग्री करके आप लोगों ने उसको सबमिट करवाना होता है। अगर बीएड होगा तो उसका एज ये हो सकता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा 2-3 मार्क्स मिल सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ना भी हो तो चल जाएगा, आप कम्पीट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, होप सो कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर फर्दर इसके अलावा भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर किया जाएगा।